रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विक्ट्री डे पर यूक्रेन में जंग का ऐलान कर सकते हैं। रूस के लिए 9 मई का दिन बेहद अहम होने जा रहा है और दुनिया की नजरें पुतिन पर टिकी हुई हैं। अब तक रूस ने यूक्रेन में चल रही कार्रवाई को विशेष सैन्य अभियान ही करार दिया है। 77वें विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए रूस की सेना दिन रात मॉस्को की सड़कों पर अभ्यास कर रही है। देखिए रूस के टैंक, मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, हथियार कैसे इस अभ्यास में शामिल हैं। उस पर रूसी सैनिकों का कदम ताल देखिए। 9 मई को पुतिन क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। रूस अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। 1945 में इस दिन हिटलर को सोवियत सेना ने हराया था। लाल सेना का लाल चौक पर यह परेड सबसे स्पेशल होता है। इस बार इस परेड में सरमट मिसाइल भी दिखाई देगा। पुतिन लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने बुरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे पर सैन्य परेड होती आई। अब आपको दिखाते हैं रूसी आक्रामकता की तस्वीरें। एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को एक झटके में उड़ा दिया। ये तस्वीरें बहुत ही आश्चर्यजनक और खतरनाक हैं। इसमें रूसी सेना ने स्कंदर M मिसाइल की ताकत की नुमाइश भी कर दी। स्कंदर के सटीक निशाने से यूक्रेनी स्मर्श रॉकेट सिस्टम की बैटरी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मिसाइल टारगेट के लिए आगे बढ़ता है और जब निशाने पर लगता है तो आग का बवंडर खड़ा हो जाता है। रूस ने दावा किया है कि वो इस विशेष सैन्य अभियान के दौरान उच्च सटीक मिसाइलों के साथ हमला करना जारी रखेगा। 3, 2, 1 रूस किस कदर आक्रामक हो गया है इस तस्वीर में देखिए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया। रूस अब आमने सामने की लड़ाई से बच रहा है। रूस ने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। टारगेट सेट करके रॉकेट से हमला कर रहा है। इस रॉकेट हमले में देखिए कैसे आग की तरह रॉकेट छूटता है और जब लक्ष्य से टकराता है तो सिर्फ आग ही आग बचती है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 25,000 से ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। अब अपने इस नुकसान को रोकने के लिए रूस सबसे खतरनाक प्रयोग कर सकता है। रूसी मीडिया में चर्चा है कि पुतिन की रोबोट आर्मी की। अब ये रोबोट आर्मी क्या बला है, ये रिपोर्ट देखिए। रोबोट सैनिक, रोबोट डॉग, रोबोट टैंक, जंग में सैनिक से लेकर हथियार तक सब कुछ रोबोट। यूक्रेन युद्ध में रूस ने चली खतरनाक जंग। हार को जीत में बदलने वाला है रूस। रोबोट आर्मी उतारकर पुतिन बनेंगे बाजीगर। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में अभी तक रूस को काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन अब अपने नुकसान को कम करने के लिए रूस रोबोट का इस्तेमाल कर सकता है। ये रोबोट सैनिक हो सकते हैं, ये रोबोट टैंक हो सकते हैं, ये रोबोट मशीन गन की शक्ल ले सकते हैं, ये रोबोट मिसाइल मैन हो सकते हैं। रूस अपने सैनिकों की जान को बचाने के लिए खतरनाक प्रयोग कर सकता है। सुनिए एक रूसी रोबोट एक्सपर्ट टीवी पर कैसे अपने रोबोट के बारे में बता रहा है।
Смотрите, на самом деле пока наш антропоморфный робот это всего лишь прототип. В дальнейшем, естественно, он будет готов выполнять совершенно разнообразные задачи, начиная от инженерных, по какому-то разгребанию завалов, перемещению техники, чего-то еще, вплоть до боевых, естественно, при замене условных ручных шарниров, да, на что-то более серьезное. Но пока для нас это попытка заглянуть немножко в будущее, действительно, и задуматься над вопросом. У нас есть автоматизированные средства передвижения на колесах, на гусеницах, но... रूस रोबोटिक्स के मामले में सिकंदर है। जानकारों के मुताबिक रूस के अलावा दुनिया में किसी भी सेना के पास रोबोटिक्स की इतनी वैरायटी नहीं है और जिस तरह रूस ने हाल ही में इस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है उससे ये स्थिति आसानी से बदलने वाली भी नहीं है। देखिए कैसे रोबोट्स को जंग के लिए तैयार किया जाता है। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेड आर्मी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टेली टैंक्स बनाए थे जो एक ऑपरेटर द्वारा लगभग 0.3 से 0.9 मील तक रेडियो से कंट्रोल हो सकते थे। इस टैंक में मशीन गन और आग फेंकने वाली बंदूकें थीं। स्मोक बम फेंकने की भी इसके पास क्षमता थी। लेकिन अब रेड आर्मी इससे कई गुना आगे निकल गई है जिसकी दुनिया को कल्पना भी नहीं है। रूस के बाद सोवियत संघ ने बिना पायलट से चलने वाले विमानों को बनाया, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आधुनिक टैंक बनाए, रोबोट सैनिक बनाए। रूसी रोबोट एक्सपर्ट्स के सपनों के बारे में सुनिए जो चौंकाने वाले हैं। Есть такое ощущение, что прямошагающий антропоморфный вариант на 2 или 4 конечностях может быть немного более энергетически эффективным. हालांकि रूस ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन समंदर और जमीन पर चलने वाले रोबोट के मामले में वो सबसे आगे है। आइए समझते हैं कि रूस की रोबोट मिलिट्री में कितना दम है। ये पैदल सैनिकों की रक्षा कर सकते हैं। ये रोबोट जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। ये मशीन गन चला सकते हैं। ये रोबोट मिसाइल दाग सकते हैं। ये रोबोट दुर्गम इलाकों में भेजे जा सकते हैं। ये रोबोट बारूदी सुरंगों को नाकाम कर सकते हैं। रूस ने हाल ही में अपने सबसे बड़े रोबोट उड़ान 9 का प्रदर्शन किया था जो 12 टन का था और इसमें 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉन्चर और आग फेंकने वाली बंदूकें हैं। यूक्रेन जंग का नजारा रामायण और महाभारत के किरदारों की तरह होता जा रहा है। यहां तर्कश से हर रोज एक नया घातक हथियार निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और अब ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, अब इस युद्ध में इंसान क्या कम थे सैनिकों के तौर पर, जो अब रोबोट भी आएंगे जिनमें कोई भावना नहीं है और वो मारकाट मचाएंगे। बिल्कुल, दरअसल असल में यही टेक्निक चीन ने भी इस्तेमाल करी है। चीन जब जाड़ों में जब जनरल विंटर जो रूस का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो अलग बात है कि जाड़ों में जो लोग जंग नहीं लड़ पाते हैं, चीन ने भी ये लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे रोबो, यानी कि मशीन हो गई ना, जैसे कि यूएवी हो गए, यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसमें इंसान नहीं होगा, बिना इंसान, जो खून खाल वाला इंसान नहीं होगा, बाकी मशीनरी। तो चीन ने भी, क्योंकि वो जाड़े नहीं झेल पा रहे थे हिंदुस्तानी फौजियों की तरह, तो उन्होंने वहां पे एक डिप्लॉयमेंट करी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। उसी तरीके से अभी रूस ने खुद देखा इतनी कैजुअल्टी हो गई है। अब अभी कुछ चंद घंटे पहले रूस के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन ने, बल्कि राष्ट्रपति ने, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट से फोन पे बात करी और ये बोला कि रूस तैयार है यूक्रेन वासियों को बैरियोपोल से, जहां पे एज़ोस्टोल स्टील प्लांट है, वहां से सेफ पैसेज देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक तरीके से बोल सकते हैं उसको जी। अगर वो यूक्रेन वासी वहां पे अपने हथियार डाल दें तो नई बात क्या है, बात तो घूम फिर के वही होगी ना, यही तो उनकी डिमांड थी। अब ये उसके बाद एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ उसके बाद रोबोटिक फौज तैयार करके वहां पे डाल रहे हैं। और आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट थी। ये टैंक भी जा सकते हैं, ये सुरंग भी कर सकते हैं, ये मशीन गन भी जा सकते हैं,
और अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो जान का नुकसान नहीं होगा कि भाई किसी का बाप माँ, किसी का फादर मदर भाई गुजर गया ना, केवल पैसे का नुकसान होगा, मशीनरी का नुकसान होगा, टेक्नोलॉजी का नुकसान होगा, जो कि वो अफोर्ड कर सकता है अभी इस मोमेंट में, ठीक है। लेकिन इमोशंस, जैसे आपने बोला बिना कोई भावना के बस मशीन चलाएंगे, तो भाई ये, और ये मछलियों को भी ट्रेन दे रहे हैं, जैसे आपने अनुराग भाई कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी वो बात, ये हमने डॉग की ट्रेनिंग सुनी थी, घोड़े की, खच्चर की, डोंकी की, म्यूल की, लेकिन अब मछलियों को भी ये नई नई तरीके अपना रहे हैं, और मगर ये इस तरीके से काफी आगे जा सकते हैं जंग में, ये बहुत फायदा होगा इसमें रूस को। चलिए, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा। कोर्ट के आदेश पर कल सर्वे की टीम जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। मस्जिद में मंदिर के साक्ष्यों की जांच होगी। कोर्ट से नियुक्त होंगे वकील, कमिश्नर सर्वे करेंगे। आपको बता दें, अंजुमान इंतजामिया ने मस्जिद में सर्वे का विरोध किया है। अंजुमान इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद की संस्था है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अदालत के आदेश पर कल सर्वे होगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का ये सर्वे होगा, बाकायदा इसके लिए आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश पर कल सर्वे करने के लिए टीम जाएगी। आपको बता दें, मस्जिद में मंदिर के साक्ष्यों की जांच होगी, सर्वे इसी मुतालिक किया जाएगा। कोर्ट से नियुक्त किया गया है वकील और कमिश्नर को, जो सर्वे करेंगे। अंजुमान इंतजामिया ने मस्जिद के सर्वे का विरोध किया था, लेकिन अब यह सर्वे होगा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, अब तो कोर्ट ने साफ तौर पर टीम बना दी है और वो टीम सर्वे करेगी, हालांकि इसका विरोध किया जा चुका है अंजुमान इंतजामिया की तरफ से पहले। देखिए अनुराग जी, जो अंजुमन इंतजामिया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की जो देखरेख करती है, इन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद निचली अदालत ने कल की तारीख तय की है। 2 दिनों तक ये जो टीम है, जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, वो सर्वे करेगी। दरअसल इस मामले में कुल 7 अलग अलग जो सूट हैं वो फाइल किए गए हैं निचली अदालत में। जो कल जो टीम जा रही है सर्वे करने, वो मां श्रृंगार गौरी को लेकर जो सूट फाइल किया गया था, जो 5 बनारस की महिलाएं हैं जिन्होंने जो सूट फाइल किया था, उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है। कल दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये टीम रहेगी, पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। हालांकि माप जो कुछ नहीं होगा, यानी किसी भी चीज को मापा और जोखा नहीं जाएगा। दूसरे दिन भी ये टीम, पूरा दिन इनको दिया गया है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाएगी और 10 मई की कोर्ट ने तारीख तय की है। 10 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद कमेटी इसका लगातार विरोध कर रही है। अभी भी मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि हम अंदर मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे। अगर आप मां श्रृंगार गौरी की बात करें तो वहां पर बाबरी विध्वंस से पहले वहां पे रोजाना पूजा होती थी, लेकिन बाद में वहां पर नियम सख्त कर दिए गए, केवल साल में एक बार पूजा होती थी। जिसके बाद 2021 में सूट फाइल किया गया बनारस की निचली अदालत में, बाद में प्रशासन ने उससे खोल दिया था। जो बताया जाता है कि मस्जिद की दीवार से ठीक सटा हुआ है, लेकिन अब चूंकि सर्वे का इजाजत गई है, अब देखना ये होगा कि चूंकि इनका ये भी कहना, श्रृंगार गौरी के अलावा कई सारे और विग्रह हैं वहां पर आसपास हैं, तो हमें उनको भी देखना है। तो इन सबकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाएगी और रिकॉर्डिंग का जो एविडेंस होगा वो अदालत में पेश किया जाएगा, जिस पर बनारस की निचली अदालत 10 मई को सुनवाई करेगी। जी लेकिन आप अभी भी बता रहे हैं कि अंजुमान इंतजामिया इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि भाई हम मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने बाकायदा कमीशन बनाया है, कमीशन को एक जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेगी अंजुमान इंतजामिया? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम किसी को मस्जिद में अभी अंदर नहीं जाने देंगे। और अगर बनारस की सिचुएशन की अभी बात करें तो बनारस में हर जगह पे जो भारी मात्रा में जो फोर्सेज हैं, जो सीआरपीएफ के जो बल हैं, उनको तैनात कर दिया गया है और हर जगह सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। खासकर मुस्लिम जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चूंकि कोर्ट का आदेश है, कमीशन नियुक्त किया गया है, कमीशन अपना काम करेगा ही।
अब देखना ये होगा कि अगर ये विरोध करते हैं तो क्या वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह ही चैलेंज करके स्टे लेने की कोशिश करेंगे, या फिर वो जो विरोध होगा वो फिजिकली तौर पे करेंगे। दो अलग अलग तरीके से विरोध हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो कानूनी भी होगा, लेकिन अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं तो वो कानूनी नहीं होगा। और आप जानते हैं कि अगर कानूनी रास्ता आप इख्तियार नहीं करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना स्टेट का काम है, स्टेट अपने हिसाब से देखेगी। आशीष, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंजुमन इंतजामिया का जो विरोध है वो किस बात को लेकर के है? वो क्यों कह रहे हैं कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोर्ट के द्वारा गठित कमीशन को वो घुसने नहीं देंगे? देखिए, मस्जिद कमेटी का साफ कहना है कि हम मस्जिद के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। उनका अदालत में भी ये डिफेंस रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा को लेकर ये पूरी बातचीत हो रही थी वो बाहर के साइड है, ना कि मस्जिद के अंदर के साइड है, तो इसलिए मस्जिद में जाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसमें एक टेक्निकल कैच ये है कि इस मामले में कुल 7 अलग अलग पिटीशन फाइल हुई थी। एक नंदी की तरफ से भी फाइल हुई है और भी कई सारी पिटीशन फाइल हुई है। इन सारी पिटीशन को, यानी जो सूट्स हैं, उनको क्लब कर दिया गया है। तो अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया है इन 7 सूट्स को लेकर आया है। अब उसमें ये दिक्कत आ रही है कि क्या केवल मां श्रृंगार गौरी को लेकर ही ये सर्वे करेंगे या फिर अंदर। मेरी अभी उनके एडवोकेट से बात हुई, विष्णु शंकर जैन जो टीम का हिस्सा है, जो सर्वे टीम करेगी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, 5 महिलाएं, ये लोग सारे अंदर जाएंगे। उनका ये कहना था कि पहले कल, यानी हम दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक मस्जिद के बाहर वाले हिस्से के हम वो देखेंगे, और उसके बाद हो सकेगा तो हम अगले दिन, यानी अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन, हम चूंकि हमारे पास पूरे दिन का वक्त रहेगा, हम अंदर भी जाके देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी, मां श्रृंगार गौरी के अलावा भी कोई दूसरे विग्रह है। हालांकि देखना यह भी होगा कि चूंकि इस मामले में कुल 7 सूट फाइल हुए हैं, लेकिन ऑर्डर केवल 1 सूट पर आया है। लेकिन विष्णु का यह कहना है कि चूंकि इन 7 सूट को क्लब कर दिया गया है, यानी मां नंदी वगैरह का जो सूट है उसको क्लब कर दिया गया है, इसलिए ऑर्डर सभी सूटों पर माना जाएगा। अरविंद चतुर्वेदी, चैनल हेड ITV यूपी उत्तराखंड के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, अपने आप में बहुत संवेदनशील ये मामला है और अंजुमन इंतजामिया साफ तौर पर, आशीष सिन्हा बता रहे हैं, ये ऐलान कर चुकी है कि मस्जिद में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट के आदेश पर कमीशन गठित हुआ है, तो क्या अगर विरोध के लिए कोई रणनीति अख्तियार की जाती है तो क्या उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा? देखिए, चूंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अंजुमन इस्लामिया का ये कहना है कि हम जो है कमिश्नर से अनुरोध करेंगे, कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कोर्ट परिसर में जो है किसी को न भेजा जाए, इससे क्या है कहीं न कहीं जो हमारा अधिकार है उसमें बाधा पड़ता है। सवाल ये उठता है कि कोर्ट जिन चीजों की जांच करना चाहता है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पाए गए हैं जो अभी रखे नहीं गए हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर वो सारे तथ्य कोर्ट के सामने आने चाहिए, और शायद यही कारण था कि कोर्ट ने जो है कमिश्नर को नियुक्त किया था जिससे कि वहां की वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सके। लेकिन अब ये बात बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गई है और हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां का अमन चैन भी कायम रहे, लेकिन कोर्ट के फैसले। जी चलिए, अरविंद चतुर्वेदी और आशीष सिन्हा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस तमाम मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अंजुमन इंतजामिया का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। विरोध तो ये है कि उनके आदेश में, जज महोदय के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए, इसलिए हमें विरोध है। क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। देखा जब बड़ा बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाएंगे। बाहर वो अपना सर्वे करना क्या नहीं करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। वो उनके बीच और प्रशासन के बीच का मसला है। चलिए, इस मामले पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आपको पल पल का पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। में आज के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।